2024 समाप्त होने को आ गया। अब गिनती के कुछ दिन बचे हुए हैं और अब रही बात रोजगार की, तो सारा दारोमदार अब 2025 पर है। उम्मीद की जा रही है कि 2025 में शिक्षक भर्ती के लिए कई सारी भर्तियां करवाई जाएंगी। इसमें अगर देखा जाए तो नई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी, साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी की भर्ती भी होगी और प्राइमरी भर्ती के बारे में भी यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के पद भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी कि 2025 में आपको बहुत सारी नई भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो देखो, ये जो भर्तियां हैं ना, ये कब तक आएंगी, तो इसके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि फिलहाल माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए यानी कि टीजीटी और पीजीटी के लिए आयोग को मार्च के अंत या फिर अप्रैल की शुरुआत में अधियाचन प्राप्त हो जाएगा। तो टीजीटी पीजीटी का जो अध्याचन है ये मार्च या अप्रैल में मिलने के बारे में बात की जा रही है। वहीं पर अशासकीय महाविद्यालयों में यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन मिल जाएगा। तो 2025 में ये जो अध्याचन मिलने हैं वो मध्य में मिलने स्टार्ट होंगे। अशासकीय महाविद्यालयों में लंबित 1017 पदों पर भर्ती पूरी होने के बाद तकरीबन 1000 नई भर्ती कराए जाने की तैयारी है। यानी कि ये जो विज्ञापन संख्या 51 है, इसके बाद जो विज्ञापन संख्या 52 आएगा, 52 में भी लगभग 1000 पद आपके लिए रहने वाले हैं। आयोग के सूत्रों का ये कहना है कि जून 2025 तक सभी लंबित भर्तियां पूरी कराने की तैयारी है और इसके बाद जैसे जैसे अध्याचन मिलते जाएंगे नई भर्तियों के विज्ञापन भी जारी होते जाएंगे। फिलहाल आयोग क्या कर रहा है, तो फिलहाल फ्रेंड्स, आयोग ने सभी भर्तियों के लिए अध्याचन मांगने शुरू कर दिए हैं। आयोग के सामने सबसे पहली चुनौती लंबित भर्ती परीक्षाओं को पूरी कराने की है। आयोग ने अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए 15 और 16 फरवरी को परीक्षा तिथि प्रस्तावित की है। वहीं टीजीटी और पीजीटी के लिए भी परीक्षाएं अप्रैल में करवाई जाएंगी। और ये भी है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी विभागों से शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। विभागों की ओर से अध्याचन मिलने के बाद आयोग नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। अब विज्ञापन कब जारी होगा, तो 2025 के मध्य तक आपको ये विज्ञापन देखने को मिलेंगे। उसके पहले जो अभी फिलहाल भर्तियां चल रही हैं उनको पूरी कराने के बारे में बात की जा रही है। आयोग ने परिषदीय विद्यालयों यानी कि प्राइमरी के लिए, साथ ही साथ अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों जैसे कि टीजीटी और पीजीटी के लिए, व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों जैसे कि आईटीआई वगैरह होते हैं, अटल आवासीय विद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालय और अल्पसंख्यक स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के लिए संबंधित विभागों से जो अध्याचन है वो मांग लिया है। विभागों ने भी अध्याचन के लिए पदों की गणना करनी शुरू कर दी है। लेकिन आपके पास कितना समय है, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ना 2025 के मध्य तक यानी कि कुल मिला के 4 से 5 महीने में आपको नए विज्ञापन दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास समय कितना है? क्या ये 4 से 5 महीने आपके लिए बिल्कुल एकदम एक्स्ट्रा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, जो आपका पाठ्यक्रम है, वो बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप वाकई जॉब चाहते हैं तो ये 4 से 5 महीने आपके लिए अग्निमंथन के हो सकते हैं। इसमें आपको अपने सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करनी है। साथ ही साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी से संबंधित शिक्षक भर्ती के बारे में, जीएससी प्रवक्ता या फिर जीडीसी के बारे में, या फिर आप एलटी गेट की, तो आप यहाँ पर जीएस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कई सारी चीज़ें हैं और समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। फिलहाल अगर आप प्रयागराज में रहते हैं तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री प्रयागराज में आ रहे हैं और इसके मद्देनज़र कई सारे रूट जो हैं वो डाइवर्जन में रहेंगे। तो यहाँ पर ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनज़र शहर में बृहस्पतिवार रात 2 बजे से विभिन्न रूटों पर डाइवर्जन रहेगा। डाइवर्जन कार्यक्रम की समाप्ति तक लागू रहेगा, इसलिए घर से निकलते समय डाइवर्जन देखकर ही निकलें। तो गुरुवार सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक अरैल मार्ग, डीपीएस, नैनी समेत विभिन्न रूटों पर यातायात पुलिस ने पूर्वाभ्यास किया है। तो यहाँ किया गया है रूटों में बदलाव। ध्यान दीजिएगा कि मामा भांजा चौराहे से बड़े और कमर्शियल वाहन लेप्रोसी की तरफ से शहर में नहीं आएंगे, सवारी बस को छोड़कर। दूसरी बात कि रामपुर करछना से कमर्शियल और बड़े वाहन शहर नहीं आ सकेंगे, सवारी बस को छोड़कर। तिकोनिया चौराहा, परेड क्षेत्र, गल्ला मंडी, तिराहा, दारागंज, मोरी रैम से नीचे मिंटो रोड, नए ब्रिज, अंडरपास से मेला क्षेत्र की ओर नहीं आ सकेंगे। लेप्रोसी, नवप्रयागम चौराहा, अरैल मार्ग, सरस्वती हाईटेक सिटी से डीपीएस स्कूल, सटवा चुंगी से डीपीएस नैनी नहीं जा सकेंगे और लेप्रोसी और फाफा मऊ से
कमर्शियल और बड़े वाहनों की एंट्री बैन है। तो कार्यक्रमों में आने वाले अपना जो वाहन है वो कहाँ कहाँ पर खड़े करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि लेप्रोसी चौराहे की ओर से आने वाले वाहन 17 नंबर प्लाट संगम क्षेत्र पार्किंग में खड़ी करेंगे। मिंटो रोड रेलवे क्रॉसिंग की ओर से आने वाले वाहन के लिए तालाब नवल राय रोड पार्किंग रहेगी। जीटी जवाहर की ओर से आने वाले वाहन हेलीपैड पार्किंग परेड क्षेत्र में पार्क करेंगे। जीटी जवाहर की ओर से आने वाले वाहन जीटी जवाहर चौराहा के पास पार्क होगा। और फोर्ट रोड से आने वाले वाहन जगदीश रैंप मार्ग पर पार्क करेंगे। झूसी की ओर से आने वाले बसों को महुआ बाग पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। इसके अलावा प्रतापगढ़ लखनऊ की ओर से बसों को बड़ा बखाड़ा पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। तो ये तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं, आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा। और पीसीएस प्री परीक्षा भले ही देर से हो रही है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि जनवरी में इसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। और ऐसे में ये भी प्रयास है कि हर हालत में ये जो 2024 की परीक्षा है इसको जो है पूरा कर लिया जाए अगस्त तक, क्योंकि अगर ये परीक्षा अगस्त तक पूरी नहीं होती तो इसका जो मतलब एक तरीके से जो शेड्यूल बिगड़ेगा उसका प्रभाव 2025 पर भी पड़ेगा। तो प्रयास ये किया जा रहा है कि जल्द ही ये जो पूरी भर्ती है इसको पूरा कर लिया जाए। अगर आयोग पीसीएस 2023 की तरह पीसीएस 2024 का भी चयन परिणाम 8 से 9 माह के भीतर जारी कर देता है तो पीसीएस 2024 की चयन प्रक्रिया अगले साल अगस्त या सितंबर में पूरी हो जाएगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस बार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रिकॉर्ड समय में जारी किए जाने की तैयारी है ताकि ये भर्ती समय से पूरी कराई जा सके। तो अब पूरी तैयारियां भी करवा ली गई हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि परीक्षा केंद्रों तक समय से सही प्रश्न पत्र भेजना करें सुनिश्चित। मनोज कुमार सिंह तो मुख्य सचिव ने ये बात कही है कि मतलब एक तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ और डिसिप्लिन का फॉलो करते हुए यहाँ पर परीक्षा जो है वो करवाई जाए, परीक्षा केंद्रों तक समय से सही पेपर भेजा जाए और तमाम जानकारियाँ यहाँ पर शेयर की गई हैं। खैर ये प्रशासनिक है तो इससे छात्रों को कोई मतलब नहीं, छात्र अपने एडमिट कार्ड में जो अनुदेश दिए गए हैं उसको पढ़ लें और उसका पूरी तरह से पालन करें, बस यही उनके लिए सुनिश्चित है। और देखो यहाँ पर ना प्रश्न पत्र लीक ना हो इसका विशेष तौर पर ध्यान देने के बारे में बात कही गई है। यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि परीक्षा में सही अभ्यर्थी बैठे। और देखो इसके लिए ना आइरिस स्कैनिंग की व्यवस्था भी की गई है और आप लोगों को हर हालत में जो है 8:45 तक प्रवेश ले लेना है और 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम भी दिया गया है। तो एक तो जाड़े का मौसम है, ऊपर से दिसंबर का, तो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही, सूर्यास्त जल्दी होता है, सूर्योदय देर से होता है, रातें लंबी होती हैं। तो अगर आपका जो परीक्षा केंद्र है आप अपनी दूरी के हिसाब से देख लें और परीक्षा केंद्र पर हर हालत में 8 बजे तक पहुंचना सुनिश्चित करें। अगर काफ़ी दूर है परीक्षा केंद्र तो एक दिन पहले निकल जाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर मतलब आप समझते हैं कि आपकी जो परीक्षा है वो 100 किलोमीटर के अंदर है और आप पहुंच जाएंगे तो भी आप 1 घंटे बिफोर ही निकलें, क्योंकि जाम की समस्या भी आपको कई छोटी छोटी जगहों पर देखने को मिलती है और आगे का जो रास्ता होता है वो अवरुद्ध होता चला जाता है। तो फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर देखो कुछ ऐसी खबरें भी प्रकाशित होती हैं, कहते हैं ना कि जान से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग पैसे के आगे इसकी परवाह भी नहीं करते हैं, नकली प्लेटलेट तक बेच देते हैं। बदले में भले ही सामने वाले की कुछ भी हो जाए हालत, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो बस पैसे मिल जाए, बस काम उनका ख़त्म हो जाता है। प्रयागराज की घटना है, डेंगू के मरीज को नकली प्लेटलेट चढ़ाए जाने के बाद जो मरीज़ था उसकी हालत ख़राब हो गई, डेथ हो गई। अब इसको स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान में लिया है। तो मृतक वैभव गुप्ता की पत्नी पूजा की ओर से सीएमओ से की गई शिकायत पर 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है। एग्जैक्टली यहाँ पर जो मामला है, तो शहर के निजी अस्पताल में प्लेटलेट चढ़ाए जाने के कारण वैभव गुप्ता 41 वर्ष की 8 नवंबर को इलाज के दौरान डेथ हो गई थी। इस पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल भी उठाए थे। तो देखो अगर इस प्रकार की घटना में कुछ लोग लिप्त पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस न्यूज़ सेशन में शामिल करने का आशय यहाँ पर ये है कि देखो स्वास्थ्य किसी का भी गड़बड़ हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है विश्वसनीयता। तो जहाँ पर आपको विश्वसनीयता मिले और आप जहाँ पर भरोसा कर सकते हो, खैर हम डॉक्टर तो हैं नहीं कि हर चीज़ को समझ लेंगे, हर चीज़ को जान लेंगे, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि रेपुटेशन, तो रेपुटेशन देख कर ही अपना इलाज कराएं भाई, सस्ते और महंगे के चक्कर में ना पड़ें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक अच्छी खबर है, लेखिका सूर्यबाला को वर्ष 2024 का व्यास सम्मान दिया गया है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, हिंदी की प्रख्यात लेखिका सूर्यबाला को वर्ष 2024 के व्यास सम्मान के लिए
चयनित किया गया है। उनका उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए उन्हें पुरस्कार जो है प्रदान किया जाएगा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले इस सम्मान के साथ 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित पुरस्कारों में शामिल यह पुरस्कार सम्मान वर्ष के 10 साल की अवधि के दौरान प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को भेंट किया जाता है। सुरबाला का जो ये उपन्यास है 2018 में प्रकाशित हुआ था। तो बहुत बहुत बधाई। और फ्रेंड्स, यही थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।